हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सीए आईपीसीसी ऑडिट मई 2017 का जो पेपर था उसका हम सोर्स डिस्कस करने वाले हैं और उसके सजेस्टेड आंसर्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, एज अ प्रोफेसर मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये समझना कि सीए के पेपर्स कैसे ड्राफ्ट किए जा रहे हैं, ऑडिट के पेपर कैसे ड्राफ्ट किए जा रहे हैं। तो जब पेपर आता है तो उसके एक एक क्वेश्चन हमारी टीम बैठकर एक एक क्वेश्चन कहाँ से आया, ठीक है, कि वो क्वेश्चन प्रैक्टिस मैनुअल से था, कि वो आरटीपी से था, कि वो पास्ट पेपर से था, कि वो मॉड्यूल से था, कहाँ से था, वो हम बहुत ज़्यादा क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। और वो हम लोगों ने एनालाइज किया इस बार, वी हैव एनालाइज्ड इट। और एनालिसिस हर बार ही करते हैं। एनालिसिस करने के बाद, ठीक है, हम लोगों ने बहुत की पॉइंट्स कुछ ढूंढ के निकाले, तो वो हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस करने वाले। वो की पॉइंट्स बहुत ज़रूरी है अगर आप ऑडिट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। आगे जब भी आप ऑडिट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद फिर हम लोग सजेस्टेड आंसर्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके साथ ही, ताकि आप देख सके किस तरह के आंसर्स एक्सपेक्टेड थे, आपने कैसे परफॉर्म किया, या फिर जो लोग एग्जाम देने वाले हैं उनको पता होना चाहिए कि कैसे आंसर्स लिखने चाहिए हमें, ठीक है। पूरा एनालिसिस करने के बाद मैं ऐसे कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि पेपर्स ड्राफ्ट करने के दो तरीके मैंने ऑब्जर्व किए, दो प्रिंसिपल तरीके। पहला, जो पेपर ड्राफ्ट करते हैं उनके सामने प्रैक्टिस मैनुअल, आरटीपी का कलेक्शन, पिछले 4-5 साल के आरटीपी, ठीक है, पास्ट एग्जाम के पेपर्स होते हैं उनके सामने, और उसमें से वो क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं। ये एक तरीका होता है। और दूसरा, ठीक है, कुछ अटेम्प्ट्स में ये तरीका चलता है कि ज्यादा झुकाव प्रैक्टिस मैनुअल, आरटीपी और पास्ट पेपर्स पे रहता है, और फिर कहीं पे ऑडिट में वो लोग ऑडिट मॉड्यूल के जो बहुत ही अलग अलग कोने हैं, जो ऐसी चीजें जो आज तक पूछी नहीं है उसमें से चीजें पूछते हैं, ठीक है। तो पहले से जो क्वेश्चन बेस बने हुए प्रैक्टिस मैनुअल में, आरटीपी में और पास्ट पेपर में, या तो पेपर वहां से आता है ज्यादा, या फिर मॉड्यूल के ऐसे रिमोट कॉर्नर्स, मॉड्यूल के अलग अलग जगह, अलग अलग कोनों से पेपर को पूछा जाता है जो अभी तक पूछा नहीं है। तो ये देखकर मुझे समझ में आया प्रपोर्शन चेंज होता है, कभी यहां से 60% आ गया, कभी यहां से 60% आ गया, कभी दोनों जगह से 50-50% आ गया। ये सब देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों ने, ठीक है, सबसे पहले अपने जैसे रेगुलर नोट्स है, जैसे हमारे नोट्स होते हैं वो पूरे स्टडी मटेरियल बेस्ड होते हैं, पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो पहले बच्चों ने रेगुलर नोट जो स्टडी मटेरियल होता है उस पर अच्छी ग्रिप लेनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ले लेनी चाहिए, बहुत जरूरी है, ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक्स लेनी चाहिए, और फिर साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए प्रैक्टिस मैनुअल से और आरटीपी से। तो दोनों एस्पेक्ट को हमने ध्यान रखना चाहिए। आप सिर्फ अगर पीएम के ऊपर बेस्ड हो और पेपर यहां से आ गया तो दिक्कत हो सकती है। आपने सिर्फ स्टडी मटेरियल या रेगुलर नोट्स किए, आपने क्वेश्चंस नहीं देखे, तो भी दिक्कत हो सकती है, करेक्ट। तो प्रैक्टिस मैनुअल इज मस्ट, बट इट कैन नॉट बी द फर्स्ट। वो पहला नहीं हो सकता और सिर्फ उसके ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते। तो अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हो आप ख्याल रखें। हम लोग सजेस्ट करते हैं कि जो नोट्स है प्लस प्रैक्टिस मैनुअल यूज करें और प्लस आरटीपी, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन दैट यू विल बी परफॉर्मिंग वेल इन एग्जामिनेशंस, ठीक है। एक एक करके जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो मैं आपको बताता हूं। पिछले अटेम्प्ट में हमने ऑब्जर्व किया कि इंस्टीट्यूट जब पेपर ड्राफ्ट कर रहा है तो जहां पे बोल्ड एंड इटैलिक्स, जहां बोल्ड और इटैलिक्स है प्रैक्टिस मैनुअल में, जो रीसेंट चेंजेस होते हैं वो बोल्ड और इटैलिक्स फॉर्म में होते हैं, प्रैक्टिस मैनुअल में भी और मॉड्यूल में भी। जो रीसेंट चेंजेस है इंस्टीट्यूट उसको बहुत टारगेट कर रहा है। तो इमीडिएटली सभी बच्चों को एडवाइजरी मैंने इशू किया था कि देखो, बोल्ड और इटैलिक्स में जो पार्ट है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है, उसमें से आने के चांसेस बहुत ज्यादा है।
और मैं आपको बताऊं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग, इनफैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग, सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग अगर कोई है तो यहां पे 37 मार्क्स, इनफैक्ट इसमें +4 भी और करूं तो मैं अराउंड 40 मार्क्स, 40 मार्क का पेपर आउट ऑफ 124, बोल्ड और इटैलिक्स जो पोर्शन था प्रैक्टिस मैनुअल में और मॉड्यूल में, वहां से पूछा गया। अगर वो एडवाइजरी बच्चों ने बराबर सुनी, अगर उसको फॉलो किया, तो ये 40 मार्क उनको बड़े आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से अटेम्प्ट कर पाते और उसमें स्कोर करते। अब आगे के लिए ध्यान रखना, जब भी बोल्ड इटैलिक्स पोर्शन जो होता है उसको अच्छे से करे, क्योंकि उसको टारगेट किया जाता है। पिछले 5 साल की अगर मैं आरटीपी की बात करूं तो आउट ऑफ 124 35 मार्क्स का आया। दैट वाज फाइन, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं पूछा, रीजनेबल था। जो इस अटेम्प्ट की आरटीपी थी वहां से 9 मार्क का पूछा गया था, इवन दैट इज फाइन, ठीक है। अगर कोई 10 साल के पेपर पढ़ के जाता है तो 50 मार्क का वहां से पेपर आउट ऑफ 124, ठीक है। एंड द बिग 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 थिंग, व्हाई प्रैक्टिस मैनुअल इज सो इंपॉर्टेंट, 78 मार्क्स का पेपर आउट ऑफ 124, 78 मार्क का पेपर प्रैक्टिस मैनुअल में से था। इसलिए प्रैक्टिस मैनुअल कवर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी और कंपलसरी था। लेकिन एक बात और ख्याल रखने की, 46 मार्क का पेपर, 78 मार्क्स का पेपर प्रैक्टिस मैनुअल में था, मतलब 124 में से अगर मैं 78 को निकाल दूं तो 46 मार्क का पेपर जो था वो प्रैक्टिस मैनुअल में नहीं था। मतलब आपको और नॉलेज की बहुत ज्यादा जरूरत थी पूरा पेपर अच्छे से सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इनफैक्ट 34 मार्क के ऐसे क्वेश्चंस थे जो स्ट्रेट अवे मॉड्यूल से थे, मॉड्यूल के अलग अलग कोनों से थे, लेकिन ऐसी बात है कि वो आसान थे, काफी बहुत सिंपल थे, ठीक है। ऐसा हम बहुत वियर्ड ऐसा नहीं बोल सकते। अगर कोई हमारी स्ट्रेटजी कोई फॉलो करता है, रेगुलर नोट्स प्लस प्रैक्टिस मैनुअल एंड आरटीपी, तो 124 में से 120 मार्क्स से क्वेश्चन बड़े आसानी से, और 4 मार्क जो है अगर और सोचते तो शायद उसको भी कर लेते। अब आगे हम लोग सजेस्टेड आंसर्स हम लोग डिस्कस करने वाले। मैं आपको बता दूं, सजेस्टेड आंसर ड्राफ्ट करते वक्त बहुत सारा डेटा, मॉड्यूल, प्रैक्टिस मैनुअल, आरटीपीस, पास्ट पेपर से हमने आंसर्स पिक किए हैं, ठीक है। और थोड़ा हाइयर साइड में कंटेंट हमने इंक्लूड किया है। हाइयर साइड में हो सकता है कि इंस्टीट्यूट वाले हमसे कम एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो यहां पे आंसर ज्यादा है, आपने कम लिखा, इससे आप बहुत ज्यादा उदास होने की, डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। इट्स नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर आपने कॉन्सेप्चुअल बात लिखी है तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं आपको, मैं देखा है एज इट इज बच्चे आंसर लिखते फिर भी उनको मार्क्स नहीं मिलते, क्योंकि वो आंसर का इतना रियल मतलब निकल के नहीं आता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती है। जो बच्चे सोच समझ कर लिखते हैं, बुकिश लैंग्वेज में लिखते हैं, वो ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं, उनको और ज्यादा बेहतर मार्क्स मिलते हैं। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि कॉन्ट्रडिक्टरी बात करो, कोई कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है। जो लिखो उसको एक फ्लो में लिखो, उसका एक मतलब निकलना चाहिए। यूट्यूब पे हमारा एक वीडियो है, हाउ टू राइट सीए आईपीसीसी का पेपर, हाउ टू इंटरप्रीट, कैसे इंटरप्रीट करना और कैसे पढ़ना, हाउ टू इंटरप्रीट एंड हाउ टू सॉल्व सीए आईपीसी का पेपर, इसका एक पूरा वीडियो है, मस्ट है आप लोगों के लिए, आपने उसको देखना ही चाहिए। ये जो पूरी की पूरी फाइल है, ये पूरी की पूरी फाइल आप नीचे लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन से आप लिंक से ये पूरी फाइल डाउनलोड कर सकते हो, और जब, ठीक है, और उसको बाद में रेफर आप कर सकते हो। पूरी फाइल दी हुई है। हर क्वेश्चन के नीचे हमने सोर्स बताया, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पहला क्वेश्चन May 17 के आरटीपी में मौजूद था। May 17 आरटीपी क्वेश्चन नंबर 10A, इट वॉज देयर। ये क्वेश्चन
में 1 साल पहले के आरटीपी में आया हुआ था, तब वो क्वेश्चन नंबर 10B था। तो जो पहला क्वेश्चन है वो आरटीपी में था, ना ही आरटीपी में था, पिछले 1 साल पहले की जो आरटीपी थी उसमें भी था। तो जिसने आरटीपी केयरफुल पढ़ी थी उसको ये क्वेश्चन क्लिक हुआ होगा, और अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो बहुत अच्छे से लिखा होगा। ठीक है, मैं पेपर डिस्कशन पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूं, कॉन्सेप्चुअल एक एक आंसर को। अब रेगुलर क्लास होती है, रेगुलर वीडियोस में पूरा बैकग्राउंड, पूरी कहानी लेकर, चार्ट्स बनाकर, एग्जाम्पल्स डालकर उस कॉन्सेप्ट को दिमाग में फिट किया जाता है। लेकिन यहां पे पेपर एनालिसिस में शायद हमारे पास में इतना समय नहीं है, तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, इस बात का ख्याल रखें। ठीक है, तो यहां पे सवाल था कंट्रोल, अगर कंट्रोल एनवायरनमेंट अच्छा है, इसका यह मतलब ये नहीं कि सारे फ्रॉड्स और एरर्स हम लोग पकड़ लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे। तो ऐसा है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं, 5 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 कंट्रोल एनवायरनमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेस में होता है कि मैनेजमेंट का, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, मैनेजमेंट का क्या एटीट्यूड है, कितना अवेयरनेस, क्या एटीट्यूड है, कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, कितना अवेयरनेस है, कितनी एबिलिटी है, क्या एक्शन लेते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के प्रति। मतलब वो कितने सीरियस है, उनके पास में कितने रिसोर्सेस है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के लिए, उसको बोलते हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, उसको अच्छे से डेवलप करना, रिसोर्सेस लगाना, इंप्लीमेंट करना, जो फॉलो करे उसको आप प्रमोशंस दे रहे, जो फॉलो नहीं कर रहे उसको निकाल दे रहे, उसको बोलते हैं गुड कंट्रोल एनवायरनमेंट। पहले माहौल, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स के प्रति जो आपका एटीट्यूड है वो अच्छा होना चाहिए, कंट्रोल एनवायरनमेंट। फिर आपको पता होना चाहिए आपके एंटिटी के अंदर कहां कहां पे रिस्क है, कहां कहां पे गड़बड़ हो सकते हैं, कहां कहां पे मैनिपुलेशन, फ्रॉड, एरर हो सकते हैं। आपका इंटरनल रिस्क एनालिसिस होना चाहिए। जहां जहां रिस्क है वहां वहां पे आपने कंट्रोल एक्टिविटीज डालनी चाहिए। आपको पता चला परचेस में रिस्क है तो वहां पे अप्रूवल्स लगा दो, कोटेशंस लगा दो, जब गुड्स आते हैं तो क्वालिटी चेक लगा दो। जहां पे रिस्क है उसके लिए कंट्रोल एक्टिविटीज एक बार एस्टैब्लिश कर दी तो सालों साल चलती रहेगी, ऐसा नहीं। उसको मॉनिटर करना पड़ता है, उसको देखते रहना पड़ता है कि कहां पे चेंजेस की जरूरत है, कहां पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कहां पे चीजों को सेम रखना है, सक्सेस क्या है उसका, क्या फ्रॉड एरर रोक पा रहे, क्या उसका मॉनिटरिंग करना पड़ता है। ओनर करते हैं, इंटरनल ऑडिट भी एक मॉनिटरिंग का तरीका है। और आखिरी में इन सब चीजों को सपोर्ट करने के लिए यू नीड गुड इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपको अच्छा इंफॉर्मेशन सिस्टम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चाहिए। तो ये 5 कंपोनेंट्स, दिस 5 कंपोनेंट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको पहले कंट्रोल एनवायरनमेंट, आप ये कंपोनेंट बताना जरूरी है, तभी आप आगे समझ पाएंगे। तो कंट्रोल एनवायरनमेंट मतलब क्या वो समझाना था, उसका इंपॉर्टेंस क्यों है। कंट्रोल एनवायरनमेंट अच्छा रहता है तो जो बाकी कंपोनेंट्स है वो अच्छे से, पहले तो एटीट्यूड, नजरिया पॉजिटिव रहेगा, तब जाके रिस्क निकाल पाएंगे, रिस्क के लिए कंट्रोल एक्टिविटीज डिफाइन कर पाएंगे और कंट्रोल एक्टिविटीज को फिर मॉनिटर कर पाएंगे और इनको सपोर्ट करने के लिए अच्छा इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। गुड कंट्रोल एनवायरनमेंट हेल्प ऑल अदर कंपोनेंट्स। सिस्टम बहुत अच्छे चलता है, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग होते हैं, फ्रॉड एरर को प्रिवेंट कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं ऐसे माहौल में। लेकिन ठीक है, हम 100% फ्रॉड होंगे ही नहीं, एरर होंगे ही नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल की अपनी खामियां हैं। लेकिन अगर कंट्रोल एनवायरनमेंट वीक रहा तो फ्रॉड एरर होने के चांसेस ड्रास्टिकली बढ़ जाएंगे। स्ट्रॉन्ग कंट्रोल एनवायरनमेंट विल सपोर्ट ऑल द एलिमेंट्स, इट विल लीड टू गुड परफॉर्मेंस, बट नॉट एब्सोल्यूट कि फ्रॉड होंगे ही नहीं। बट बैड कंट्रोल एनवायरनमेंट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय लॉट ऑफ थिंग्स। ये आपको एक्सप्लेन करना था सिंपल, और आपको टेक्निकल लैंग्वेज के साथ पढ़ना है तो वो तो है ही, मैं आपको सिंपल उसका मतलब क्या था वो बता रहा हूं। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसा नहीं था, May 06 में इससे मिलता जुलता क्वेश्चन था, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इट वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, कि आपको अगर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है, आपका पहला ऑडिट एंगेजमेंट, मतलब इसके पहले ये ऑडिट किसी और ने किया था या फिर ऑडिट हुआ ही नहीं था,
अगर आप किसी क्लाइंट को पहली बार ऑडिट कर रहे हो, मतलब पहले किसी और ने किया था या फिर होता ही नहीं था, उसको बोलते हैं इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। ये जो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट होता है, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट आपको ऐसे 510 510 ऐसे 510 के हिसाब से आपको जवाब देना था इसका, और क्वेश्चन में था तो ऐसे का रेफरेंस देंगे, ऐसे का रेफरेंस आपको देना था, ऐसे का पूरा नाम आपको बताना था, और फिर आपको बताना था, बहुत आसान है, ओपनिंग बैलेंस चेक करने, पिछले साल का क्लोजिंग लेजर है उससे मैच कर लो, पिछले साल क्लोजिंग लेजर से, पिछले साल की अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कि भले ही किसी और ने ऑडिट किया है तो वो ले लो, उससे मैच कर लो, पिछले बार की अगर ऑडिट रिपोर्ट है तो वो भी पढ़ लो, ठीक है, कि देख वो पढ़ लो कि पिछले ओपनिंग बैलेंस में कोई गड़बड़ तो नहीं है। फिर अगर पिछले बार कोई प्रायर पीरियड आइटम है तो पिछले बार के रिकॉर्ड से मैच कर लो प्रायर पीरियड आइटम मतलब रेक्टिफिकेशन ऑफ द प्रीवियस ईयर मिस्टेक, तो वो भी चेक कर लो बराबर है ना। खास ख्याल रखो कंसिस्ट, ये आप देख रहे मतलब ओपनिंग बैलेंस लेजर से मैच होना, पिछले बार के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैच होना, पिछले बार के ऑडिट रिपोर्ट में कुछ खास मतलब गलत नहीं लिखा हुआ है, क्लीन लिखा होना, ये सब एविडेंस कलेक्ट कर रहे हो, ओपनिंग बैलेंस बराबर है ना, प्रायर पीरियड आइटम भी देख रही है, साथ में कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, कि जो पॉलिसीज पिछले साल ओपनिंग बैलेंस में थी वही है ना, अगर पिछले साल फीफो था तो इस साल भी फीफो लगाना पड़ेगा, पिछले साल डब्ल्यूडीवी था तो इस साल भी डब्ल्यूडीवी, चेंज करना है तो फिर डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे आपको। तो ओपनिंग बैलेंस चेक, पूरे टीम को बोलो इस साल ऑडिट करते वक्त ट्राई टू गेट एविडेंस अबाउट द ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, कंफर्मेशन मंगा रहे डेटर के तो क्लोजिंग ओपनिंग दोनों के लिए मंगा लो, फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे तो एक्विजिशन डेट ओपनिंग के पहले की मतलब ओपनिंग में था, इन्वेस्टमेंट पहले के खरीदे हुए तो मतलब ओपनिंग में था, तो ओपनिंग बैलेंसेस की भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते जाओ, बहुत इंफॉर्मेशन मिल गई बहुत बढ़िया। अगर कहीं पे इंफॉर्मेशन कम मिल रही, शक होता है तो हम एक्सटेंड करते हैं, हम रिकंसिलेशन बना सकते हैं, अगर परचेज सेल क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे तो बैलेंसिंग फिगर ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, रिकंसिलेशंस हम लोग बना सकते हैं, वी कैन गो फॉर रिकंसिलेशंस अगर सबूत की कमी महसूस होती है तो ये आपको एक्सप्लेन करना था वहां पे, शॉर्ट में मैं चीजों को बता रहा हूं बहुत ही। फिर अगला क्वेश्चन था मैनर ऑफ रोटेशन, बोल्ड इटैलिक्स में प्रैक्टिस मैनुअल में दिया हुआ था, चैप्टर नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 48, मैनर ऑफ रोटेशन, रोटेशन के बारे में था, दिया हुआ था। अब रोटेशन संबंधित बहुत सारी बातें होती है, सेक्शन 139(2) है, सेक्शन 139(2) है, और कार रूल्स है, कंपनी ऑडिटर एंड ऑडिट रूल्स है जो रोटेशन से डील करते हैं, बहुत सारी बातें लिख सकते हैं, ठीक है, अगर आप सारी बातें लिख के आए तो बहुत बढ़िया, कुछ बातें लेकिन मॉड्यूल के हिसाब प्रैक्टिस मॉड्यूल के हिसाब से कुछ ही बातें लिखनी थी, तो यहां पे आपको बताना चाहिए था सेक्शन 139(2) एप्लीकेबल है और कार रूल्स एप्लीकेबल है। रोटेशन पीएम के हिसाब से रोटेशन कब लगता है, इंडिविजुअल 5 साल अगर 1 टर्म कर ले 5 साल की तो उसके बाद लगता है, और अगर फर्म है 2 टर्म कर ले 5 साल की 10 साल बाद लगता है। रोटेशन कब लगता है वो आपको बताना था। जब मैंने सीक्वेंस चेंज की, ये याद रखने में समझने में आसान है, तो आपको रोटेशन कब लगता है बताना था। रोटेशन जब लगता है तो ऑडिट कमेटी नए ऑडिटर का नाम प्रपोज करती है, फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाता है और फिर शेयर होल्डर्स को अपॉइंट करते हैं। ऐसा पहले ऑडिट कमेटी तो बोर्ड तो शेयर होल्डर्स। अगर ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी ये नाम तय करके आगे बताएगी। इफ आई से दैट देयर इज ऑडिट कमेटी, तो ऑडिट कमेटी इनिशिएट करती है प्रोसेस को कि नया बंदा कौन होगा। अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डायरेक्टली इनिशिएट करते हैं। जब ये लोग कर रहे हैं तो इसका ख्याल रखना है उनको कि जिस नए फर्म को हम रह रहे हैं उस बात का ख्याल रखना है, ठीक है, दैट साइनिंग पार्टनर ऑफ द ओल्ड फर्म जो इसको रोटेशन लगा है, साइनिंग पार्टनर इंचार्ज पार्टनर ऑफ द ओल्ड फर्म शुड नॉट ज्वाइन, ठीक है, ज्वाइन नहीं करना चाहिए। न्यू जो सीए फर्म को हम अपॉइंट कर रहे हैं उसको ज्वाइन नहीं करना चाहिए। अगर ज्वाइन कर लिया तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जैसे रोटेशन का पीरियड खत्म, रोटेशन आपको लगता है तो 5 साल के लिए कूलिंग पीरियड लग जाता है, आप ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते। तो वहां पे आपको लिखना था, हम रेगुलर नोट्स में पूरा कहानी फ्लो के साथ देखते हैं, ठीक है, वहां पे आपको बताना था कि साइनिंग पार्टनर शुड नॉट ज्वाइन जिस फर्म को हम अपॉइंट कर रहे हो उसको ज्वाइन करना नहीं चाहिए, तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। फिर आपको बताना था कि ब्रेक, अगर आप ब्रेक ले किसी भी रीजन से,
अगर इंडिविजुअल या फर्म का बीच में ब्रेक आता है, ब्रेक मतलब रिजाइन कर दिया इज अ ब्रेक, डिस्क्वालीफाई हो गया इज अ ब्रेक, सीओपी कैंसिल हो गई इज अ ब्रेक, किसी भी रीजन से बीच में अगर ब्रेक आता है तो ऐसा मान लेते हैं कि वो टर्म खत्म हो गया। सर मतलब सपोज 5 साल में से 4 साल ऑडिट किया, 5 साल में से 4 साल ऑडिट किया और उसके बाद में रिजाइन कर दिया, तो हम मान लेंगे कि आपकी 1 टर्म ऑफ 5 years इज ओवर। आप वापस आके बचा हुआ काम नहीं कर सकते। 5 साल के टर्म में कभी भी ब्रेक लगा तो मान लेंगे कि आपकी वो टर्म पूरी खत्म हो चुकी है। करेक्ट। और जॉइंट ऑडिटर को आप यूज कर सकते थे रोटेशन में, जॉइंट ऑडिटर्स को अच्छे से यूज कर सकते हैं। देखिए एक फर्म रिटायर हो रही है, तो रिटायर होती है तो बहुत बड़ा चेंज होता है। आखिरी 2 साल में आप नए बंदे को लेके आ जाओ। एक आपकी फर्म रिटायर हो रही है, 10 साल के बाद रिटायर होती है, जब उसके 8 साल खत्म हो गए, आखिरी 2 साल में नए फर्म को लेके आ जाओ। आखिरी 2 साल में पुरानी फर्म और नई फर्म दोनों मिलकर काम करेंगे। इससे पुरानी फर्म का काम डेलीगेट करना आसान हो जाएगा न्यू फर्म को। 2 साल बीतने के बाद पुरानी फर्म रिटायर हो जाएगी एंड न्यू फर्म विल कंटिन्यू। तो यू कैन यूज कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट ऑडिट फॉर स्मूथ ट्रांजिशन, फ्रॉम ओल्ड ऑडिटर टू न्यू ऑडिटर। तो ये बातें आपको समझानी थी कि रोटेशन कब लगता है, 5 साल का कूलिंग पीरियड लग जाता है, ऑडिट कमिटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नया नाम लेके आते हैं, नया नाम जो है उसमें किसी ने ज्वाइन नहीं करना चाहिए था, ब्रेक के बारे में ख्याल रखना चाहिए अपॉइंटमेंट के वक्त। करेक्ट। ये बातें आपको बताई थी। अगर आप ज्यादा बातें लिखते तो भी चलेगा। हमने हमारे लेक्चर जब हम कवर करते तो पूरी कहानी बन के फ्लो बनाकर हमने 7 पॉइंट बताए, 7 पॉइंट बताए थे। अगर आप उतने सारे पॉइंट लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई चिंता की बात नहीं। अब ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन, पीएम में भी चैप्टर 5 में क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 37 भी है, नवंबर 06 में पूछा हुआ है। भाई जीपी रेशियो अचानक अगर कम हो जाए तो आपने क्या करना चाहिए? हमने चेक करना चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट में 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेकंड सेल्स, थर्ड परचेस। हमने सारे पॉइंट्स को इतने ग्रुप्स में बांट दिया। ये मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी आंसर होता है तो आपने उसको एनालाइज करके कैसे आप उसको याद रखेंगे। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है ट्रेडिंग अकाउंट से, तो सारी बातें ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है। ट्रेडिंग अकाउंट में इंपॉर्टेंट 3 चीजें हैं, स्टॉक, सेल्स और परचेसेस, तो उससे हमने जोड़ दिया। तो जीपी रेशियो कम हो गया तो आपने देखना चाहिए सबसे पहले, ठीक है, स्टॉक रेट पॉइंट्स कि कहीं कोई कंज्यूमेबल का स्टॉक छूट तो नहीं गया। बहुत सी बार क्या होता है, ऑयल, फ्यूल और जो कंज्यूमेबल होते हैं उनका हम क्लोजिंग स्टॉक नहीं निकालते। क्लोजिंग स्टॉक नहीं निकालते तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास नहीं करते। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास नहीं करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएंगे। तो कंज्यूमेबल्स और छोटे मोटे जो मटेरियल है उसका क्लोजिंग स्टॉक निकाला कि नहीं और उसको पास किया कि नहीं, वो देखना जरूरी है। कहीं उसके वजह से तो ग्रॉस प्रॉफिट कम नहीं हो गया, वो देखना चाहिए। गुड्स दिए थे सेल्स ऑन अप्रूवल, सेल्स ऑन अप्रूवल गुड्स गए थे, वो हमारा ही स्टॉक है, हमारे इन्वेंट्री में दिखना चाहिए। कभी कभी वो नहीं बताते, उसके वजह से दिक्कत हो जाती है। ठीक है। अच्छा, इन्वेंट्री है लेकिन उसको वैल्यूएशन का तरीका बदल गया, उसके वजह से क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाता है और प्रॉफिट कम दिखते हैं। या फिर अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन है, गलती से आपने ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू किया है, डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक ज्यादा किया है और क्लोजिंग स्टॉक कम किया है, उसकी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट कम हो सकता है। तो पूछना चाहिए कंज्यूमेबल का क्लोजिंग स्टॉक भैया आपने बुक किया क्या, उसकी वजह से तो अगर वो बुक नहीं किया होगा तो प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं, वो इंक्वायरी करो। सेल्स एंड अप्रूवल का जो स्टॉक है वो लिया कि नहीं आपने, चेंज इन बेसिस तो नहीं है, मिस्टेक तो नहीं है, अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन। सेल्स वाले पॉइंट, कहीं फिक्टिशियस सेल्स का रिवर्सल तो नहीं है। पिछले साल बहुत सारे, लास्ट ईयर बहुत सारे फिक्टिशियस सेल्स मारे थे लेकिन पैसे तो मिलने हैं नहीं, इस साल उसको रिवर्स किया, ऐसा तो नहीं है फिक्टिशियस सेल्स हमने रिवर्स किए थे उसकी वजह से दिक्कत आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि सेल्स एंट्री पास हो गई, सेल्स एंट्री, लेकिन सेल्स एंट्री डबल पास हो रही है और परचेस एंट्री पास नहीं हो रही है, तो वो चेक करना जरूरी है। ठीक है। जो गुड्स हम लोग सैंपल पे देते हैं, एडवर्टीजमेंट में देते हैं, क्या उसका आपने बराबर एंट्री पास किया कि ट्रेडिंग अकाउंट में? अगर वो नहीं किया तो उसकी वजह से प्रॉफिट कम हो सकते हैं। ठीक है। फिक्टिशियस सेल्स अगर आप रिवर्स मार रहे हो उसकी वजह से प्रॉफिट्स कम हो सकते हैं। सेल्स रिटर्न की एंट्री डबल मार रहे हो तो उसकी वजह से आपके प्रॉफिट्स कम हो सकते हैं।
सैंपल वगैरह था, सैंपल जो आप एज अ सैंपल इशू करते हो उसको एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ट्रीट करना पड़ता है। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, वो एंट्री पास नहीं करोगे तो जीएसपी और कम हो जाएगा। ठीक है, परचेसेस में ऐसा तो नहीं पिछले साल के परचेज इस साल आ गए, पिछले साल के परचेज इस साल आ गए, ऐसा तो नहीं हम लोग एक्सेस प्रोविजन हमने बना दिया, ऐसा तो नहीं पीएनएल के खर्चे आपने ट्रेडिंग में डाल दिए इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट कम दिख रहा है। इंश्योरेंस क्लेम तो लिया है ना, आपके ग्रॉस प्रॉफिट गिरने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, स्टॉक रिलेटेड, सेल्स रिलेटेड, परचेस रिलेटेड। ठीक है, वो उसके बारे में आपको लिखना था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रू फॉल्स पहला था, इसमें अगर आप रीजन लिखेंगे तो आपको जवाब मिलेंगे, रीजन लिखना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर गलती है मटेरियल एंड परवेसिव, बड़ी गलती और हर जगह फैली है तो हम क्वालिफाई करते, तो इसका आंसर था इनकरेक्ट। सभी लोगों ने सही दिया होगा, इनकरेक्ट, बिल्कुल गलत बात। अगर मटेरियल गलती है और पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फैली हुई है, मटेरियल गलती है और पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर फैली हुई है ये गलतियां, करेक्ट, तो आपको एडवर्स ओपिनियन देना पड़ता है। कंपनीज एक्ट के हिसाब से कम 2 डायरेक्टर को साइन करना चाहिए और उसमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट। मॉड्यूल के पेज 8.8 से था ये। ठीक है, हमने बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कराया था बच्चों को। सेक्शन 134 एप्लीकेबल आपको लिखना था, बिल्कुल सही। अगर कौन कौन साइन करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहले तो अगर बोर्ड अलाउ करे तो बोर्ड के बिहाफ में चेयरमैन साइन करता है। चेयरमैन अगर ऐसा आपने ऑथराइजेशन नहीं किया चेयरमैन को, या फिर चेयरमैन नहीं है, ठीक है, चेयरमैन की सिग्नेचर नहीं हुई तो 2 डायरेक्टर और उसमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होने चाहिए। तो बोर्ड के बिहाफ में या तो चेयरमैन, अगर बोर्ड ऑथराइज करे तो चेयरमैन साइन करते हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर 2 डायरेक्टर, वन ऑफ देम शुड बी एमडी, बिल्कुल सही है। इसके अलावा सीईओ इफ ही इज अ डायरेक्टर तो वो भी साइन करेंगे, सीएफओ को जो जिम्मेदारी है उनको साइन करना है, और कंपनी सेक्रेटरी। जितने ज्यादा लोगों को रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल बनाओगे उतने ज्यादा लोग ख्याल रखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बराबर है कि नहीं। जॉइंट ऑडिटर इज नॉट, अगला था, जॉइंट ऑडिटर इज नॉट बाउंड बाय मेजोरिटी व्यूज, बिल्कुल सही, करेक्ट। जॉइंट ऑडिटर जनरली आपस में मिलकर बनाते अपनी ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन करते, ऑडिट रिपोर्ट बनाते, लेकिन अगर उनका आपस में सहमति नहीं है तो वो अपना अपना ओपिनियन दे सकते हैं। मेजॉरिटी रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सपोज 5 लोग हैं, 5 में से 4 बोलते हैं क्लीन रिपोर्ट, एक बोलता क्वालिफाइड, तो जो बंदा क्वालिफाइड बोल रहा उसको मेजॉरिटी के हिसाब से सोचने की जरूरत नहीं है। 4 वाले लोग अपनी रिपोर्ट अलग देंगे, एक जो बंदा है वो अपनी रिपोर्ट अलग देगा। तो बिल्कुल सही है, ज्वाइंट ऑडिटर्स को अपना ओपिनियन बनाते वक्त, अपना ओपिनियन सेट करते वक्त, ठीक है, इन लोगों को मेजॉरिटी रूल ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। फिर आगे था ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लायंस ऑफ लॉ रूल्स रेगुलेशन, May 11 में मिलता तो क्वेश्चन था, आंसर इज इनकरेक्ट। एज पर एस 250, एज पर एस 250, ठीक है, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लायंस विथ लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन। आप आपके एंटिटी को अच्छे से जानते हो, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है लॉ रूल्स रेगुलेशन का कंप्लायंस करना। हम तो जाके देखते, अगर कंप्लायंस नहीं किया तो फिर हम देखेंगे कि आपसे पूछताछ करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इफेक्ट लाएंगे, अगर नहीं होते तो क्वालिफाई करते। हमारा काम इंप्लीमेंट करना नहीं है, चेक करना है आपने कंप्लाई किया कि नहीं, और नहीं किया तो उसके फाइनेंशियल इंपैक्ट बराबर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे लिए कि नहीं। यह बहुत इंटरेस्टिंग था। चैप्टर 7 के अनसॉल्व क्वेश्चंस, अनसॉल्व क्वेश्चन में था साहब, दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम अनसॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है, रेयरली ऐसा होता है। तो अनसॉल्व क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन था कि यूज ऑफ कंप्यूटर फैसिलिटीज बाय स्मॉल इंटरप्राइजेस में इंक्रीज कंट्रोल रिस्क, बिल्कुल सही। स्मॉल इंटरप्राइजेस में ऐसी लोगों की कमी होती है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी का प्रॉब्लम होता है। अगर आप कंप्यूटर्स यूज करेंगे तो और लोग कम हो जाएंगे, स्मॉल इंटरप्राइजेस में और लोग कम हो जाएंगे, लोग कम हो जाएंगे तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं होगा, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं होगा तो लोग एक में का काम चेक नहीं कर पाएंगे, इंटरनल चेक। जब एक ही काम 3 लोग मिलकर करते तो एक का काम दूसरा बंदा चेक करता, उसको बोलते हैं इंटरनल चेक। कंप्यूटर्स विल रिड्यूस पीपल, इफ इट रिड्यूसेस पीपल देयर विल नॉट बी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, इफ देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी देयर इज नो इंटरनल चेक। तो बिल्कुल सही, कंप्यूटर यूज करोगे तो सिस्टम वीक हो जाएगा, कंट्रोल रिस्क विल इंक्रीज।
कंट्रोल रिस्क विल इंक्रीज। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ लोगों को जमा नहीं होगा, इसलिए उसके बारे में बताया मैंने आपको। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हम जानते हैं, पूरी डेफिनेशन उन्होंने टेस्ट ऑफ कंट्रोल की दी और सामने लगा जी सब्सटेंटिव प्रोसीजर, बिल्कुल गलत। कोई भी चेकिंग एग्जामिनेशन जिसमें आप सिस्टम का डिजाइनिंग और उसका ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक करते हैं, उसको सब्सटेंटिव प्रोसीजर नहीं बोलते, उसको टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स बोलते हैं। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल वाज यानी इनकरेक्ट, ये जो बोल रहे थे वो इनकरेक्ट था। ये शायद कुछ लोगों को कंफ्यूज हुए होंगे। एनालिटिकल प्रोसीजर इज अ पार्ट ऑफ रूटीन चेकिंग, आंसर इज इनकरेक्ट। रूटीन चेकिंग मतलब क्या? ओपनिंग बैलेंसेस बराबर आए ना, वाउचर बराबर बने ना, प्राइमरी बुक्स में एंट्री हुई ना, पोस्टिंग बराबर हुई ना, बैलेंसिंग बराबर हुई ना, ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है ना, करेक्ट, इसको हम लोग रूटीन चेकिंग बोलते हैं। चीजें जो जितने हम लोग दिख रहे हैं, रूटीन चेकिंग, जितने एसेट्स दिख रहे हैं हमको लेजर में उतने रियलिटी में है ना, रिकंसाइल करना बैंक बैलेंसेस को, इसको बोलते हैं रूटीन, रिकंसिलेशन बराबर है ना, रूटीन चेकिंग। जहां पे हमारा फोकस एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे होता है, तो इसको रूटीन चेकिंग। ठीक है, एनालिटिकल प्रोसेस मतलब कंपेयर करना, अमाउंट्स को, रेशियोज को, परसेंटेज को, ट्रेंड्स निकालना। इट इज डेफिनेटली डिफरेंट। एनालिटिकल प्रोसीजर इज डिफरेंट फ्रॉम रूटीन चेकिंग। मॉड्यूल के पेज नंबर 5.64 में जो बात लिखी है बिल्कुल उसके हिसाब से ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था एनजीओ का। बहुत लोगों ने पूछा सर एनजीओ का क्या होगा, एनजीओ का क्या होगा। ठीक है, क्या एनजीओ को ऑप्शन है कैश बेसिस पे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखने की? अरे साहब बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, जबरदस्ती कंफ्यूज कर रहे हैं। कंपनीज एक्ट में सभी कंपनीज को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अक्रूवल बेसिस पे रखना पड़ता है। कैश बेसिस किसी को अलाउ नहीं है, किसी को अलाउ नहीं है। इनकम टैक्स में आपके पास ऑप्शन होता है, या तो कैश बेसिस लगा दो या तो अक्रूवल बेसिस लगा दो। तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। एनजीओस कैश बेस फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल गलत है। ठीक है, उनको भी अक्रूवल बेसिस फॉलो करना पड़ेगा। फ्रॉड रिपोर्टिंग 45 दिन के अंदर, बिल्कुल गलत, सेक्शन इनकरेक्ट, बिल्कुल। सेक्शन 143(12) के हिसाब से पता चलने पे 2 दिन में ऑडिट कमिटी बीओडी को बताना पड़ता है। 45 दिन में वो लोग रिप्लाई करते हैं और फिर हम 15 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजते हैं। 45 + 15 + 2 62 डेज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तक बात पहुंचती है 62 दिनों में। आप 45 कहां से लेके आ गए? 45 का आपने कौन सा हिसाब कर दिया? बिल्कुल गलत। If board of director fails to appoint first auditor in case of company other than government company, नॉर्मल कंपनी में अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट नहीं किया तो क्या होगा? इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डोंट अपॉइंट, पावर विल गो टू हायर अथॉरिटी, शेयर होल्डर्स। एज पर सेक्शन 139 इट विल गो टू हायर अथॉरिटी, शेयर होल्डर्स ईजीएम बुलाकर अपॉइंट करते हैं। तो बहुत ही आसान था, वो भी बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 3, वाउचिंग वेरिफिकेशन स्टैंडर्ड है, 16 मार्क का सवाल पूछते ही है। ट्रेडमार्क के बारे में पूछा था, ट्रेडमार्क के बारे में पूछा था, ये मई 17 के आरटीपी में भी आया हुआ है, पीएम में क्वेश्चन नंबर 6 भी है चैप्टर 5 में, नवंबर 14 के आरटीपी में भी आया हुआ है, नवंबर 8 में एग्जाम में भी आ चुका है। तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन था और करंट आरटीपी में था, करंट आरटीपी में था तो आना ही चाहिए था। आप इसको याद रखने के लिए एग्जिस्टेंस, आप ट्रेडमार्क 2 तरह के हो सकते, ट्रेडमार्क कॉपीराइट, आपने खुद ने बनाए हैं ऐसे भी हो सकते हैं, आपने खरीदे भी है। आप एक शॉर्टकट है ERVCD, एग्जिस्टेंस, सही में बराबर ये पेटेंट है क्या? अगर हमने खुद ने बनाया तो उसके हमने एप्लीकेशंस किए ना, एप्लीकेशन भेजे, डॉक्यूमेंट्स भेजे, उन्होंने एक्सेप्ट किया, उसकी प्रोसेसिंग हुई, उसके अप्रूवल आए, वो देखना चाहिए सही में ऐसा पेटेंट है ना। अगर हमने खरीदा है तो सही में ऐसा कोई बंदा है ना जिसने कुछ बनाया है, वो आपने देखना चाहिए। राइट्स, ERVCD, एग्जिस्टेंस राइट्स। कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट, अगर अप्रूवल लेटर्स है तो कंपनी के नाम पर ही है ना, पेटेंट कंपनी के नाम पे रजिस्टर हुआ ना। अगर कोई कंपनी के नाम पे बहुत सी बार पे आपके कॉपीराइट अगर नहीं होते ट्रेडमार्क, आपने देखना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट्स क्या कंपनी के फेवर में सारे राइट्स असाइन हुए हैं ना। कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट देखना बहुत जरूरी है, कंपनी के फेवर में सब आया ना। वैल्यूएशन, इनिशियल जो कॉस्ट होती है पेटेंट को, कॉपीराइट को, ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाने की, उसको कैपिटलाइज करते हैं, ओवर पीरियड राइट ऑफ करते हैं उसको, ठीक है। या फिर जो भी कॉस्ट में खरीदा है उसको आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा।
राइट ऑफ आप AS 26 के हिसाब से करते हो। शेड्यूल लेना चाहिए आपने कि कुछ भी छूटा नहीं था। ERVCD, एग्जिस्टेंस, राइट्स, वैल्यूएशन, कंप्लीटनेस, डिस्क्लोजर, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, फिक्स एसेट्स के अंदर दिखेगा इंटेंजिबल एसेट। तो एग्जिस्ट करता है ना, आपने खुद बनाया या किसी से खरीदा, आप सही में उसके मालिक है ना, राइट्स वो चेक करना चाहिए। वैल्यूएशन, अमाउंट बराबर है ना, बराबर उसको अमोर्टाइज कर रहे हैं ना, ठीक है। कंप्लीटनेस, कुछ छूटा तो नहीं है, शेड्यूल से मैच करो। और प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, ऐसा भी याद रख सकते हैं। मैंने जो वीडियो बनाया यूट्यूब पे कि वाउचिंग वेरिफिकेशन का आंसर कैसे लिखना, मतलब एक है पेपर कैसे लिखना, उसमें वाउचिंग वेरिफिकेशन का आंसर कैसे लिखना, उसका वीडियो है, उसको ध्यान से देखिए। इन्वेस्टमेंट इनकम, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में इन्वेस्टमेंट इनकम बहुत आसान था, मॉड्यूल से था ये, ठीक है। रिसेंट PM में, RTP में कहीं था, बहुत आसान। पहले आप लिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स लो, कितने इन्वेस्टमेंट्स है, लिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स लो, कितने इन्वेस्टमेंट है, उसकी इनकम इस बार आई ना। जिनकी इनकम नहीं आई उसमें देखना चाहिए कि अक्रू कराने की जरूरत है ना, और नहीं कर रहा है अक्रू तो क्यों नहीं कर रहा है। तो पहले होता है इन्वेस्टमेंट्स। अब देखो ये ऊपर वेरिफिकेशन का आंसर था, वाउचिंग का एकदम सिंपल फंडा है, पूरा फ्लो। पहले इन्वेस्टमेंट्स आते तो इन्वेस्टमेंट्स की लिस्ट लेना, उसके हिसाब से कितने लोग की अर्निंग हुई, कितने लोग की अर्निंग नहीं हुई, जिनकी नहीं हुई क्यों नहीं हुई वो आप चेक कर सकते, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स के बाद में जब हम इन्वेस्टमेंट्स आते खरीदते वक्त, कम डिविडेंड, एक्स डिविडेंड, कम डिविडेंड है तो हमको डिविडेंड मिलने वाला है, एक्स डिविडेंड है तो नहीं मिलने वाला है, तो वो चेक करना जरूरी है। आपको वारंट्स आते हैं, प्री प्रिंटेड चेक्स आते हैं, प्री प्रिंटेड चेक्स की कॉपी या फिर उसकी काउंटर फाइल होती है, जो बाजू में टुकड़ा होता है ना, एक पूरी अगर इतना स्लिप है, स्लिप के बाजू में जो टुकड़ा होता है उसको काउंटर फाइल बोलते हैं, उससे मैच करो, कैलकुलेशंस मैच करो, रेट और फेस वैल्यू के हिसाब से। बहुत आसान बातें लिखनी थी। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, देखिए फटाफट बता रहा हूं क्योंकि मैं ये पूरा आई डोंट वांट टू गेट इनटू टीचिंग यहाँ पे, ठीक है। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी May 15 के RTP में था, आपके प्रैक्टिस मैनुअल में था, May 7 में पूछा है, May 04 में पूछा है। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी को AS 29 के हिसाब से पहले डिफाइन करना था। और कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी में डर होता है चीजें छूटने का, तो डिपार्टमेंटल हेड्स को बुला के पूछो कि कुछ छूट तो नहीं रहा है, ठीक है। उनसे बड़े बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स देखो, जनरली मिनट्स में वो सब डिस्कस करते हैं कॉन्टेंट चीजों को, कि वहां पे जितनी बातें कवर थी सारी की सारी कवर है ना। लॉयर का बिल देखो, लॉयर का बिल देख के समझ में आएगा कितने पेंडिंग केसेस है और कुछ छुपाया तो नहीं है। और मैनेजमेंट से सर्टिफिकेट लो आखिरी में, छुपाने का बहुत डर होता है, इसलिए ऑफिसर से इंक्वायरी, फिर ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मिनट्स, ठीक है, फिर बाहर वाला लॉयर और मैनेजमेंट से सर्टिफिकेट। देखो सबसे मैंने किस सीख में सबसे आसान क्या है, सबसे आसान है फंक्शनल हेड्स लोगों से बात करना, तो वो कर लो। उससे थोड़ा मुश्किल बोर्ड मिनट्स लाना, तो वो ले लो। उससे और मुश्किल जो आपके लॉयर्स है, ठीक है, उसके ट्रैक रिकॉर्ड, उसकी बिलिंग, उससे बात करके आप पता लगाओ। उससे और थोड़ा मुश्किल मैनेजमेंट से लेटर मंगवाओ। ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटी कहीं छूटी तो नहीं है, कोई कम तो नहीं पड़ गई, गायब तो नहीं कर दिया, उसके लिए करना जरूरी है। फिर अलग अलग टाइप के लिए गारंटी है, तो बैंक गारंटी देके रखी है, तो कौन से बैंक को गारंटी दी है, कौन से लेटर्स है, कब तक वैलिड है वो देखो। बिल डिस्काउंटिंग की है तो उसकी डिटेल्स देखो, कॉन्ट्रैक्ट साइन की तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ो, करेक्ट। और पूरी अकाउंटिंग AS 29 और शेड्यूल 3 के हिसाब से प्रेजेंटेशन होना चाहिए। एज आई सेड, आई एम नॉट इन टीचिंग मोड, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कहां से थे और ओवरव्यू दे रहा हूं। लीजिंग राइट्स बहुत पुराना क्वेश्चन, चैप्टर 6 क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। RTP ओल्ड, November 40, November 11, November 09, कितने बार MTP मॉक टेस्ट पेपर में भी था ये, एक साल पहले का जो MTP था उसमें था। जब भी लीज सबसे पहले लॉयर को अपॉइंट करते हैं तो लीगल एक्सपेंसेस, लीज के लिए जितने लीगल एक्सपेंसेस उसको कैपिटलाइज करना चाहिए हमने, तो वो चेक करना चाहिए। फिर लॉयर अग्रीमेंट बनाता तो अग्रीमेंट चेक करो, ठीक है, कितने साल के लिए लीज है, हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल की लीज है, कितना लीज रेंट है, वो आपको देखना चाहिए। उसकी कंडीशंस क्या है, कौन सी कंडीशंस है कि ग्राउंड रेंट पे करना, मेंटेनेंस करवाना, क्लीन रखना, जो भी कंडीशन, क्योंकि अगर कंडीशन टूट जाएगी तो वो लीज हमारे हाथ से चली जाएगी। तो लीज बनाते वक्त पहले लॉयर को लाते तो लीगल एक्सपेंस की बात है, फिर अग्रीमेंट बनता तो अग्रीमेंट की बात है, एक सिंपल फ्लो में आप जा सकते हो, ठीक है। फिर उसकी कंडीशंस फुलफिल हुई क्या वो आप बताइए। एक ये वर्ड बच्चों को समझता नहीं, डिलैपिडेशन। प्रॉपर्टी लीज के जब चलता है तो प्रॉपर्टी उस दौरान थोड़ी डिग्रेड हो सकती है, डैमेज हो सकती है, तो उसके भी पूरे पेमेंट हमको ही करने पड़ते हैं। कि लीज के दौरान अगर कोई भी डिग्रेडेशन होता है, कोई अगर प्रॉपर्टी को प्रॉब्लम होता है, कोई डैमेज होता है, तो वो भी हमको करना है, वो लिखा होता है जनरली अग्रीमेंट में। सब लेटिंग हमने की है क्या, की है नहीं की है, कैसे की है, वो देखना पड़ेगा। तो लिसन,
लीज में मैंने बोला एक फ्लो याद रखो, पहले लॉयर आता है तो लॉयर के लीगल एक्सपेंस की बात की, फिर उसके बाद में साइनिंग होती है, अग्रीमेंट बनता है तो अग्रीमेंट की बात करो, उसके कंडीशंस की बात करो, करेक्ट। डिलैपिडेशन के बारे में बोला है कि उसके अंदर उसके बारे में बात करो, सबलेटिंग के बारे में बात करो। आई एम गिविंग यू ओवरव्यू गाइज। फिर अगला था मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है, बहुत बहुत आसान, ठीक है। ये हम बचपन से आते हैं, इट इज मैनेजमेंट, बहुत आसान था। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, जो ट्रू एंड फेयर यू देते हो, जो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एस्टैब्लिश करना कि भाई स्टेप बाय स्टेप अकाउंटिंग होगी, एक अच्छा रिलायबल ट्रायल बैलेंस बने, ये भी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। एस्टिमेट्स बनाना ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। हमारा काम सिर्फ चेक करना है चीजों को। अच्छा, ये सब बनाने के बाद में ऑडिटर के साथ में पूरी इंफॉर्मेशन शेयर करना टाइमली बेसिस पे, ठीक है। ये ऑल दीज आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है। अगला था रैंडम सैंपलिंग, बार बार पीएम में भी था, बोल्ड इटैलिक्स में था पीएम में साहब, ठीक है। बहुत ही आसान था रैंडम सैंपलिंग, इट्स वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप सारे वाउचर्स को नंबर कर दो, सारे वाउचर्स को नंबर कर दो, 25,000 सेल्स के वाउचर सबको नंबर कर दो। रैंडम नंबर टेबल आते हैं, या फिर गूगल में आपके एक्सेल में फंक्शन है रैंडम बिटवीन, या ऐप भी आते हैं। जो रैंडम नंबर निकलेगा उसके आप सिलेक्शन कर दो, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। फिर स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। आप एक काम करिए, आप पॉपुलेशन को 4 हिस्सों में बांट दीजिए, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। जब पॉपुलेशन को हिस्सों में बांटते हैं तो उसको हम बोलते हैं, नाउ दैट इज कॉल्ड एज, जब उस हिस्सों में बांटते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कि हमने स्ट्रैटा बनाया। अब हर स्ट्रैटा में आप रैंडमली चीजें सिलेक्ट करो। तो पहले जब पॉपुलेशन को आप स्ट्रैटा में बांटते हो और फिर हर स्ट्रैटा में जाके आप सिलेक्शन करते हो, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। तो आपको बताना था स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग भी, दोनों चीजें आपको बतानी थी। आप स्ट्रैटा कैसे भी बना सकते हो, तो रैंडम सैंपलिंग में आपको सिंपल रैंडम और स्ट्रैटिफाइड रैंडम दोनों बताना था। लेटर ऑफ एंगेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, पीएम का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे बहुत सारे असाइनमेंट्स होते हैं जहां पे ऑडिट इज मैंडेटरी। कंपनीज एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। बहुत जगह कंपलसरी है और सब कुछ दिया हुआ है कि ऑडिट में ऑडिटर क्या जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी है, बहुत सारी बातें लिखी है, ठीक है। लेकिन ऐसे बहुत सारे ऑडिट्स होते हैं, प्रोप्राइटर का ऑडिट, पार्टनरशिप का ऑडिट, ठीक है, एचयूएफ का ऑडिट, ऐसे बहुत सारे ऑडिट होते हैं जहां पे कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते। एंगेजमेंट लेटर का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है, जहां पे वॉलंटरी ऑडिट्स होते हैं वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। देखिए, जहां पे मैंडेटरी ऑडिट से और लॉ में सारी बातें दी हुई है, किसकी क्या जिम्मेदारी है वो समझना बहुत आसान होता है। लेकिन वॉलंटरी ऑडिट्स में क्लाइंट की कभी कभी एक्सपेक्टेशन थी, ऑडिट के साथ में आप दोनों स्टैट ऑडिट, टैक्स ऑडिट भी कर दो, आप वैट, आप ठीक है वैट ऑडिट भी कर दो, आप टैक्सेशन भी कर दो, आप मेरे रिटर्न्स भी फाइल कर दो। ऐसे बहुत सारे एक्सपेक्टेशन होते हैं क्लाइंट के। तो वॉलंटरी ऑडिट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एंगेजमेंट लेटर बनाएं और उसमें क्लैरिफाई करें कि हम कौन सा काम करने वाले, कौन सा नहीं करने वाले। हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो आपको पहले बताना था मैंडेटरी वर्सेस वॉलंटरी, वॉलंटरी में काम का है, वॉलंटरी में किस काम का है वो आपको बताना था। फिर आप इसको कैसे बनाते हो, एज पर एसे 210 210 के हिसाब से, एज पर एसे 210 210 के हिसाब से हम इसको बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, उसको बनाया जाता है पूरा। उसके अंदर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट कौन सा एफआरएफ फॉलो करेगा, ऑडिटर की रिपोर्ट का फॉर्मेट कैसा रहेगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, ये सारी बातें लिखी होती है। 210 हमको समझाता है इन सब के बारे में, एंगेजमेंट लेटर कैसे बनाना और क्या उसको रिवाइज करना चाहिए आगे। तो आपको बताना था वॉलंटरी वर्सेस मैंडेटरी की कहानी, वॉलंटरी में उसका क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको बताना था, कौन बनाता है, कैसे बनाता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लोकल बॉडी, ये क्वेश्चन भी प्रैक्टिस मैनुअल में बोल्ड और इटैलिक्स में था। लोकल बॉडीज मतलब जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, वी हैव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस जो बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस है दिल्ली, मुंबई, वो अपने ऑडिटर खुद अपॉइंट करते हैं। लेकिन जो बाकी जनरली कॉर्पोरेशंस होते हैं उनके ऑडिटर स्टेट गवर्नमेंट।
स्टेट गवर्नमेंट नजर रखता है, ध्यान रखता है कि जो लोकल बॉडीज है बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं, इसके लिए उनका ऑडिट करवाता है। तो ऑडिट में क्या क्या चेक करेंगे, बहुत आसान है। पहले सिस्टम, कोई भी चीज करने के पहले सिस्टम आता है, तो हमको जाके हमारा ऑब्जेक्टिव होता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को देखना कि वो फ्रॉड एरर को प्रिवेंट कर सकता है ना, डिटेक्ट कर सकता है ना, स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है ना, उस पर हमको कमेंट करना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब सिस्टम के हिसाब से होते खर्चे, तो जितने खर्चे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने जितना पैसा दिया था या सेंट्रल गवर्नमेंट जितना पैसा दिया था वो बराबर खर्च किया क्या, रोड के लिए बराबर खर्च किया क्या, इरिगेशन के लिए बराबर खर्च किया क्या, प्रॉपर पर्पस के लिए खर्च किया क्या। पहले सिस्टम आता है तो सिस्टम के बारे में बोलना है, फिर सिस्टम से खर्चे होते तो खर्चे के बारे में बोलना है, फिर अकाउंटिंग होती है खर्चों की, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू है क्या, करेक्ट। और ये सब करते वक्त लीगल कंप्लायंसेस हमको देखने पड़ते हैं एंड प्रिवेंशन फ्रॉम फ्रॉड एरर। ये 5 ऑब्जेक्टिव है, बहुत ही आसान से 5 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। कि पहले सिस्टम आता है तो सिस्टम के बारे में आप चेकिंग करो, सिस्टम बराबर है कि नहीं, सिस्टम बराबर है कि नहीं वो चेक करो, उस पर रिपोर्ट करो। सिस्टम से होते खर्चे, तो खर्चा आपने बराबर किया कि नहीं, उससे फिर बनते फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और 2 बातें, लॉ कंप्लायंस एंड फ्रॉड एरर, ये कॉमन चीज है सब में, उसका ख्याल रखना चाहिए आपने। एब्सोल्यूट एश्योरेंस वर्सेस रीजनेबल, मॉड्यूल में वापस बोल्ड इटैलिक्स में थी ये बात, यहां पे आपको एक्सप्लेन करना है। ऐसे 200 के हिसाब से हमारा काम है रीजनेबल एश्योरेंस से पता लगाना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं कि नहीं, आर दे फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रीजनेबल एश्योरेंस से आर दे फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मटेरियल मिसस्टेटमेंट कैन बी बिकॉज ऑफ फ्रॉड और एरर। तो ऐसे 200 में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले ओपन बनाना और फिर ऑडिट रिपोर्ट में उसको लिखना और प्रेजेंट करना शेयर होल्डर तक। तो ऐसे 200 के हिसाब से ऑब्जेक्टिव। अब इसमें आप बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्टिव्स क्यों, ताकि इसको पढ़ के लोग अपना भरोसा बढ़ा सके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भरोसेमंद है कि नहीं, रिलायबल है कि नहीं, क्योंकि मार्केट में डाउट होता है। यहां पे खास बात है रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल मतलब हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। इतनी मेहनत करते, बहुत ज्यादा मेहनत करके हम हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस देते हैं जिसमें गलती होने के चांस कम होते हैं, लेकिन हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते, 100% नहीं बोल सकते, बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन, बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। आप इसको यहां पे और ज्यादा आप हाईलाइट कर सकते थे इनहेरेंट लिमिटेशंस को, ठीक है। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, क्या प्रॉब्लम है ऑडिट में, हम क्यों नहीं सकते, व्हाई वी कैन नॉट गिव एब्सोल्यूट एश्योरेंस, वो आप एक्सप्लेन कर सकते थे। किंगस्टन कॉटन मिल में लिखा हुआ है कि सारे फ्रॉड एरर पकड़ना हमारा काम नहीं है, डीप लेड फ्रॉड है वो हम कैसे पकड़ेंगे, हम लिमिटेड समय के लिए जाते हैं, बहुत सारे अजम्पशंस के बेस पे जाते हैं, और हमारा काम सिर्फ ओपिनियन देना है रीजनेबल एश्योरेंस से, फ्यूचर वायबिलिटी की अगर बातें करना नहीं है। ये आंसर और थोड़ा बेहतर हो सकता है, मैंने मॉड्यूल से पिक किया इसको। यहां पे आप इनहेरेंट लिमिटेशन को और डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5B में आप इनहेरेंट लिमिटेशन पे और उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। आगे फिर से ये पीएम में चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 16, नेशनल कॉलेज है और उनको बहुत बड़ा ग्रांट मिला है, ठीक है। आप कैसे उसको चेक करेंगे, पहले कॉलेज में गए, जनरल अंडरस्टैंडिंग की कॉलेज कौन से काम करता है, व्हाट इज देयर जनरल थिंग, कौन से कॉमर्स कोर्स चलाता है, साइंस वाले चलाता है, कौन से कोर्सेज चलाता है, एमबीए कोर्सेज चलाता है, पूरा नॉलेज लिया आपने। गवर्नमेंट ग्रांट के लिए, अब गवर्नमेंट ग्रांट है, एप्लीकेशन किसने की थी, कितने की थी, किस पर्पस के लिए की थी, ठीक है। अवार्ड हुआ, आपको अप्रूवल मिला, किस कंडीशंस पे आपको अप्रूवल मिला, पैसे आए क्या बैंक में, ये आपको चेक करना पड़ेगा। पहले ओवरऑल कॉलेज का नॉलेज, फिर ग्रांट के एप्लीकेशन, ग्रांट का एप्लीकेशन, उसके क्राइटेरियाज, उसका अप्रूवल, उसके पैसे मिलने के बारे में वो चीज चेक करनी पड़ेगी। पैसे मिलने के बाद आपने बजट्स कैसे बनाए और एक्चुअल उसके आसपास है क्या। कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो उसको कैपिटलाइज करना पड़ेगा, बैलेंस शीट में अलग से दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो वो हम लोग फंड में से माइनस करते हैं, जिस पर्पस के लिए फंड मिला है उसमें से हम लोग उसको माइनस करते हैं, उसको पीएनएल में ट्रीट नहीं करते। ये देखना जरूरी है, उसको पीएनएल में ट्रीट तो नहीं किया ना, ठीक है। और उसको विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम फंड बोलेंगे। आखिरी में फंड के कितने एसेट्स बने, कितना कैश बचा, कितने बैंक बैलेंस बचा, कितने प्रॉपर्टी बचे, वो देखना जरूरी है। और उसका प्रोग्रेस, प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसका प्रोग्रेस क्या है। आखिरी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अलग से फंड दिखेगा, लेकिन फंड के साथ स्टेटमेंट जाता है, इंक्रीज डिक्रीज ऑफ द फंड एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। ये नोडल ऑफिसर्स को भी जाता है, जो नोडल ऑफिसर्स है, जो एनजीओ के ऊपर नजर रख रहे हैं, उनको भी वहां से चेक कर सकते हैं आप। सो गाइज, मैं एज आई सेड इज नॉट टीचिंग, मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूं क्या क्या लिखना था उसके अंदर। कौन से क्लास ऑफ कंपनीज को रोटेशन लगता है, बहुत ज्यादा आसान। कौन से क्लास ऑफ कंपनीज को रोटेशन लगता है, ठीक है। ऑल लिस्टेड कंपनीज,
ठीक है, उनको लगता है ऑल पब्लिक कंपनीज हैविंग पेड अप कैपिटल 10 crores और मोर, प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल 20 crores और मोर, या फिर पब्लिक और प्राइवेट हैविंग बोरोइंग्स 50 crores और मोर, इनको लगता है। ठीक है, ओपीसी स्मॉल कंपनी डॉर्मेंट कंपनी को रोटेशन नहीं लगता है। तो किसको एप्लीकेबल है वो क्वेश्चन था। रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, इस पे आप इंटरनल एक्सटर्नल आप बहुत डिफाइन कर सकते हैं, इंटरनल अलग अलग सोर्सेस। ठीक है, रिलायबिलिटी के बारे में आप ऐसे 500 के हिसाब से बहुत सारी बातें, अलग अलग सोर्सेस, कुछ एक्सटर्नल होते हैं कुछ इंटरनल होते हैं, तो एज पर सोर्स आप एक्सटर्नल इंटरनल उसको डिवाइड कर सकते थे। ठीक है, और रिलायबिलिटी की बातें आप और कर सकते थे, जो मैंने मॉड्यूल से देखा, मॉड्यूल में बोल्ड इटैलिक्स में था, पेज नंबर, ठीक है, वहां पे दिया हुआ है आपके फाइल में, पेज नंबर 2.7। तो ऑडिट एविडेंस कैसे हम इकट्ठा करते हैं, प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, एनालिटिकल प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, रीपरफॉर्म करते हैं, रिकंसल करते हैं, ताकि हम पता लगा सके इनकम एक्सपेंस एसेट लायबिलिटी बराबर है ना। ठीक है, कौन सा एविडेंस रिलायबल होता है, एक्सटर्नल एविडेंस ज्यादा रिलायबल होता है, इंडिपेंडेंट सोर्स से मिलना ज्यादा रिलायबल होता है, राइटिंग वाला ज्यादा रिलायबल होता है, ओरिजिनल ज्यादा रिलायबल होता है, जो डायरेक्ट हमको मिले वो ज्यादा रिलायबल होता है, वो आपको बताना था। सो यहाँ पे आप यहाँ पे कौन सा एविडेंस ज्यादा रिलायबल होता है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना था। ठीक है, इन्वेंट्री में एनालिटिकल प्रोसेस क्या होती है। एनालिटिकल प्रोसेस मतलब इस साल के अमाउंट रेशियोज ग्राफ्स को पिछले साल से कंपेयर करना। तो इन्वेंट्री में आप क्लोजिंग जो उसके क्वांटिटीज है वो कंपेयर कर सकते थे, अमाउंट, क्वांटिटीज एंड अमाउंट पिछले साल से कंपेयर कर सकते थे, दैट इज एनालिटिकल प्रोसीजर। ठीक है, आप कंपैरिजन ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है, परसेंटेज की कितना रॉ मटेरियल है, कितना फिनिश गुड्स है, कितना WIP है, परसेंटेज आप कंपेयर कर सकते थे। आप डायरेक्ट क्वांटिटी कंपेयर कर सकते हैं, आप अमाउंट कंपेयर कर सकते हैं, परसेंटेज कंट्रीब्यूशन कंपेयर कर सकते हैं, टर्नओवर रेशियोज, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज कंपेयर कर सकते हैं, जीपी रेशियोज। आप जितना कंपैरिजन करेंगे आपको समझेगा कि ये नॉर्मल है, क्या चीजें नॉर्मल चल रही है कि अनयूजुअल है, एबनॉर्मल है। सब जितनी चीजें मैच होती जाएंगी सब चीजें नॉर्मल मानी जाएगी। और आखिरी में आप क्वांटिटेटिव रिकंसिलेशन भी कर सकते हो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस सेल्स इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। तो एनालिटिकल रिव्यू में एनालिसिस करने में आप क्वांटिटीज को पिछले साल से कंपेयर करना, अमाउंट्स को कंपेयर करना, परसेंटेज को कंपेयर करना, जीपी रेशियो कंपेयर करना, करेक्ट, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कंपेयर करना, ये आपके एनालिटिकल प्रोसीजर। और आखिरी में रिकंसाइल करना और देखना, एनालाइज करना डिफरेंस क्यों है, वो भी आ सकता है। आखिरी क्वेश्चन ईएमपी, जब भी किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात को हाईलाइट करना है तो हम ईएमपी डालते हैं, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। ओपन पैराग्राफ के नीचे होता है, अलग से हेडिंग होता है एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ। कुछ एग्जांपल, कंपनी ने बहुत बड़ी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की, हम ईएमपी डाल सकते हैं, वी कैन पुट ईएमपी। ठीक है, कि बहुत चेंज किए, हाईलाइट करते हैं हम चीजों को। फिर नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उन्होंने फॉलो किया, अगेन वी कैन पुट ईएमपी, नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उन्होंने डाला है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो बात लिखी है उसको हाईलाइट करना है तो हम ईएमपी डालते हैं। फिर गोइंग कंसर्न खतरे में है, वो लिखा हुआ है वहां पे, उसको हाईलाइट करने के लिए हम वापस ईएमपी डाल सकते हैं। देयर आर मेनी एग्जांपल्स वेयर वी कैन पुट ईएमपी। प्रायर पीरियड आइटम्स है, उसके लिए हम डाल सकते हैं। उसमें एंड या शुरुआत होती है विदाउट मॉडिफाइंग और ओपिनियन, इसका मॉडिफिकेशन से कोई संबंध नहीं है। एक क्वेश्चन था सर्विस ब्यूरो पे, अब ये क्वेश्चन पूरा डायग्राम बनाकर समझाया जाता है। सर्विस ब्यूरो मतलब जो बीपीओस केपीओ जिनको हम काम आउटसोर्स करते हैं उनको सर्विस ब्यूरो बोलते हैं। तो सर्विस ब्यूरो के साथ में प्रॉपर अग्रीमेंट है ना, प्रॉपर लियाजनिंग ऑफिसर है ना, सिस्टम सेट है ना, यहां से डेटा उनको भेजने के लिए, आउटसोर्स करने के लिए। ठीक है, रेगुलर बेस पे उनसे कम्युनिकेशन होते रहते हैं ना, वो एक्सेप्शनल रिपोर्ट भेजते रहते हैं ना, वहां पे क्या क्या गलतियां हुई उसकी रिपोर्ट हमको भेजते रहते हैं ना। ठीक है, और हम उसको कंटिन्यूसली चेक करते हैं ना, डेटा बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसी बातें लिखनी थी आपको उसके अंदर। एज आई सेड देयर इज लेस टाइम। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो सबके लिए बने, बैंकर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, सबके लिए सुटेबल, उसको बोलते हैं जनरल पर्पस। IFRS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज द एग्जांपल। जो कुछ ही लोगों के लिए बनते हैं उसको बोलते हैं स्पेशल पर्पस। ठीक है, सिर्फ ट्राई के लिए बने सर्कल वाइज ताकि वो लाइसेंस फीस तय कर सके, उसको स्पेशल पर्पस बोलेंगे। सिर्फ डिबेंचर होल्डर के लिए हमने कैश बेस पे बना के रखा है तो उसको भी हम लोग स्पेशल पर्पस बोलते हैं।
ठीक है, उसके बारे में लिखा है। प्रोविजन फॉर रीअपॉइंटमेंट, ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं कर सकते अगर वो डिस्क्वालीफाई है, रीअपॉइंट नहीं कर सकते अगर उसने अनविलिंगनेस है, रीअपॉइंट नहीं कर सकते अगर ऑलरेडी रेजोल्यूशन इज, ठीक है, रेजोल्यूशन इज पास्ड कि किसी और को अपॉइंट करेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन ऐसा अगर पास हो चुका है, ठीक है, एक्सप्रेसली कि ये अपॉइंट नहीं करेंगे, इसकी जगह हम किसी और को अपॉइंट करेंगे, इसका स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो चुका है, ऐसे सर्कमस्टांसेस में हम उनको फिर से अपॉइंट नहीं कर सकते। लास्ट क्वेश्चन था द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। यार ये तो पीएम में भी था, नवंबर 12, नवंबर 14। डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ताकि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सही रहे। फिक्स एसेट्स कंट्रीब्यूट करते हैं, फिक्स एसेट का यूज होता है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सही निकले, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सही निकले, प्रॉफिट सही निकले, ताकि एसेट सही वैल्यू पे दिखे और जैसे जैसे हम उसको डेप्रिशिएट कर रहे हैं वो कम होते जाए, उनकी वैल्यू सही नजर आती रहे, एसेट्स सही वैल्यू पे दिखते रहे, कॉस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम राइट ऑफ होते जाए। ठीक है, तो ऐसे कुछ कारण है कि हम लोग क्यों डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। देखिए मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कहां से, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये फाइल को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, नहीं तो मेरा नंबर है 9096000033, ravitaurisir@gmail.com पे आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मैं फाइल आपको दिलवा दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो इस पे मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप ये एनालिसिस आपके लिए हेल्पफुल रहेगा।